तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं नूतन शेखावत आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के इस खास कार्यक्रम में। बोरो धान की फसल में कीट नियंत्रण। अदरक की उन्नतशील किस्में एवं वैज्ञानिक बुवाई तकनीक पर जानकारी। प्रदेश के जिन किसान भाइयों के पास सिंचाई जल की उपलब्धता है तथा उनके खेत खाली हैं, तो वो इस समय अपने खेतों में अदरक की बुआई कर सकते हैं। लेकिन अदरक की खेती से अधिक उपज लेने हेतु आपको इसकी खेती करते समय कुछ वैज्ञानिक पहलुओं को अमल में लाना होगा। तो किसान भाइयों, कौन कौन से हैं ये वैज्ञानिक पहलू तथा आप इन्हें किस प्रकार से अमल में लाएंगे, इसकी जानकारी हेतु देखिए कार्यक्रम का ये अंश। अदरक के लिए गर्म और नम जलवायु की आवश्यकता होती है। इसकी अच्छी पैदावार के लिए बुवाई के समय से अंकुरण तक सामान्य वर्षा तथा उसके बाद वृद्धि के लिए सामान्य से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। इसके बाद आता है भूमि एवं भूमि की तैयारी। तो उसके लिए अप्रैल मई में खेत की गहरी जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करने के बाद रोटोवेटर से जुताई कर मिट्टी को भुरभुरी बनाकर खेत को धूप लगने के लिए खुला छोड़ देना चाहिए। एवं पोषक प्रबंधन हेतु सड़ी गोबर की खाद 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, नीम की खली 20 क्विंटल, नत्रजन 100 किलोग्राम, फास्फोरस 80 किलोग्राम, पोटाश 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। किंतु फास्फोरस व पोटाश की पूरी मात्रा तथा नाइट्रोजन की आधी मात्रा बुवाई के समय एवं 25 किलोग्राम 40 दिन के बाद एवं 25 किलो 90 दिन के बाद टॉप ड्रेसिंग से देना चाहिए। जहां तक इसके उन्नत किस्मों के चयन की बात है, तो अपने प्रदेश हेतु उन्नत किस्में इस प्रकार से हैं। सुप्रभा, इस किस्म में प्रकंद अंडाकार त्वचा स्लेटी एवं चमकदार होते हैं, जो 230 दिनों में तैयार होकर 200-300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज देती हैं और इसमें सौंठ का प्रतिशत 20.5 होता है। सुरुचि, इस किस्म में प्रकंद हल्के पीले रंग के होते हैं, जो 218 दिनों में तैयार होकर 200 से 210 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज देती है और इससे सौंठ का प्रतिशत 23.5 होता है। सुरभि, इस किस्म में प्रकंद गहरे चमकदार व बेलनाकार होते हैं, जो 225 दिनों में तैयार होकर 190 से 215 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज देती है और इससे सौंठ का प्रतिशत 23 होता है। इन सभी किस्मों हेतु बुवाई का समय 25 अप्रैल से 30 जून तक का होता है। देर से बोने पर अंकुरण प्रभावित होता है और उपज में कमी आती है। अदरक का प्रवर्धन भूमिगत परिपक्व प्रकंदों द्वारा किया जाता है। बड़े प्रकंदों को 3.5 सेंटीमीटर लंबाई में काटकर रोपण हेतु प्रयोग किया जा सकता है। बीज की मात्रा
किस्म और प्रकंदों के आकार पर निर्भर करती है। सामान्यतः 12 से 18 क्विंटल प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता पड़ती है। रोपण हेतु अदरक को 15 से 25 ग्राम तक टुकड़े जिनमें कम से कम 2 आंखें हो का चुनाव करना चाहिए और बुवाई के पूर्व प्रकंदों को उपचारित करें। इसके लिए 1 किलोग्राम बीज के लिए 1 लीटर पानी में 1 ग्राम बावस्टीन, कार्बनडाइजम, 2.5 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन दोनों दवाओं के मिश्रित घोल में 30 मिनट तक डुबोकर उपचारित करना चाहिए। एक बार बनाए गए घोल से अधिकतम 4 बार बीज को उपचारित कर सकते हैं। के बाद 4 ग्राम ट्राइकोडर्मा विरिडी प्रति किलोग्राम बीज से उपचारित करके छाया में सुखाकर बोना चाहिए। साथ ही अच्छी उपज के लिए बीज का रोपण 30 गुणा 30 सेंटीमीटर कतार से कतार की दूरी व बीज से बीज की दूरी 20 सेंटीमीटर रखते हुए 5 सेंटीमीटर गहराई पर रोपण करना चाहिए। भूमि की दशानुसार अदरक का रोपण 3 विधियों में किया जाता है। पहला है समतल विधि। हल्की एवं ढालू भूमि में समतल विधि का रोपण किया जा सकता है। देशी हल से 5-6 सेंटीमीटर गहरी नालियां 20-30 सेंटीमीटर अंतराल पर बनाई जाती हैं। इन नालियों में बीजों को 15-20 सेंटीमीटर दूरी पर रोपण किया जाता है। रोपण के 2 माह बाद पौधों पर मिट्टी चढ़ाकर मेड़ नाली विधि द्वारा बना देते हैं। दूसरी है ऊंची क्यारी विधि। इस विधि में 1.2 मीटर चौड़ी एवं 3 मीटर लंबी तथा जमीन की सतह से 15-20 सेंटीमीटर ऊंची क्यारी बनाई जाती है। प्रत्येक क्यारी के चारों तरफ 50 सेंटीमीटर चौड़ी नाली बनाई जाती है। यह विधि भारी भूमि जहां पर भूमि में पानी का उचित जल निकास न हो वहां अपनाई जाती है। और अंत में है मेड़ नाली विधि। यह विधि सभी प्रकार की भूमि के लिए उपयुक्त है। आइए अब चर्चा करते हैं सिंचाई प्रबंधन की। अप्रैल एवं मई में रोपी गई फसल में तुरंत सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद बरसात आने तक प्रति सप्ताह सिंचाई करते रहना चाहिए। अक्टूबर से फसल पकने के 1 माह पूर्व तक 10-15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करना चाहिए। अदरक की फसल में पलवार बिछाना बहुत ही आवश्यक होता है। पलवार से तापक्रम एवं नमी का सामंजस्य बना रहता है, जिससे अंकुरण अच्छा निकलता है व खरपतवार नहीं निकलते हैं। रोपण के तुरंत बाद हरी पत्तियां या लंबी हरी घास 100 से 120 क्विंटल या सूखी पत्तियां 50 से 60 क्विंटल बिछाते हैं। हमारे प्रदेश के जिन किसानों ने बोरो धान की फसल उगाई है वो वर्तमान में बालियां बनने की अवस्था पर हैं। चूंकि इस समय फसल पर कुछ कीटों जैसे तना छेदक, भूरा फुदंका इत्यादि का प्रकोप दिखाई दे रहा है और यदि समय रहते इन कीटों पर नियंत्रण नहीं किया गया तो आने वाले समय में फसल से कम उपज प्राप्त होगी। अतः बोरो धान की फसल में कीट नियंत्रण के बारे में जानकारी देने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर RKS तोमर। ग्रीष्मकालीन धान में तना छेदक कीट का सबसे ज्यादा प्रकोप होता है और इस कीट का प्रकोप की पहचान के लिए जो लक्षण उत्पन्न होते हैं, कंसे वाली अवस्था में जो कंसे हैं उसका जो बीच वाला हिस्सा है जहाँ से नई पत्ती निकलती है वो सूख जाता है, मुर्दा दिल कहलाता है। उसको खींचने से आसानी से खिंचाता है और जब बाली निकलने वाली अवस्था आती है तो बालियां जो है वो सफ़ेद बालियां निकलती हैं और सीधी की सीधी खड़ी रहती हैं, झुकती नहीं, चूँकि उनमें दाना नहीं भरता है तो इसलिए वो सीधी खड़ी दिखाई देती हैं। उनको भी खींचने से वो आसानी से खिंचाती हैं और उसमें इल्ली भी देखी जा सकती है। तो इस प्रकार से ऐसे लक्षण दिखाई दें तो किसान भाई समझ सकते हैं कि ये तना छेदक कीट का प्रकोप है। तो ये तो पहचान की बात रही। यदि कीट प्रकोप है और 5% से ज़्यादा कंसे प्रभावित हैं तो किसान भाइयों को इसके लिए कई उपाय कर सकते हैं, जैसे प्रभावित कंसों को इल्ली सहित निकाल करके नष्ट करें। जैसे जो कीट है इसके लिए फेरोमोन प्रपंच भी उपलब्ध है, तो फेरोमोन लगा सकते हैं। तो खेत में भ्रमण करने की आवश्यकता नहीं है, फेरोमोन से ही पता चल जाएगा कि कीट प्रकोप कब हो रहा है, शुरुआत कब हो रही है और कितनी ज़्यादा तादाद में हो रही है। तो उसके हिसाब से भी वो अपना
रणनीति तैयार कर सकते हैं। दूसरा जो है, इसके लिए प्रकाश प्रपंच भी लगा सकते हैं। प्रकाश प्रपंच के अलावा ट्राइकोकार्ड्स आते हैं, अंड परजीवी रहते हैं। ट्राइकोग्रामा जैपोनिकम स्पीसीज है, वो तना छेदक कीट के अंडों में अपना अंडा रख करके उसको नष्ट कर। तो 15 दिन के अंतराल से 50,000 अंडे प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं ट्राइकोकार्ड्स। के बावजूद भी यदि तनाछेदक का प्रकोप काफ़ी ज़्यादा है तो कंसे वाली अवस्था में कोई सा भी जो दानेदार दवा है, जैसे कार्बोफ्यूरान 3G है, फाइप्रोनिल है 0.3 G और कार्टेफ हाइड्रोक्लोराइड है, इनमें से कोई सी भी एक दानेदार दवा 20 से 25 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में डाल दें। यदि कंसे वाली अवस्था में है, बाली निकलने वाली अवस्था है तो दानेदार दवा डालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इन दवाओं का जो रेसिडुअल पीरियड है वो काफ़ी लंबा रहता है, तो उस समय दवा न डालें। उस समय यदि गवोट अवस्था में यदि कीट प्रकोप दिखाई दे रहा है तो उस समय हम कार्टेफ हाइड्रोक्लोराइड जो पाउडर फॉर्म में आता है 50% WP, उसका करीब 1.5 ग्राम पाउडर प्रति लीटर पानी के हिसाब से उपयोग करेंगे। तो इस प्रकार से तनाछेदक कीट का जो है प्रबंधन कर सकते हैं। भूरा माहो जो कीट है, ये पौधे के आधार की तरफ जो पत्रक है, पत्रक पर बैठ कर के पूरा उसके शिशु और वयस्क जो है पौधों से रस चूसते हैं। अत्यधिक रस चूस लेने की वजह से जो पौधे हैं वो पीले पड़ कर के फसल बैठ जाती है और काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। यदि कीट का प्रकोप हो गया है, इन किसान भाइयों के पास में पानी का साधन है तो वो पत्रक तक पानी भर दें। पानी भर के 24 घंटे के बाद में उसमें पानी खाली कर दें, निकाल दें, तो पत्रक में जो अंडे दिए रहते हैं भूरा माहो के द्वारा, वो पूरे के पूरे अंडे जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो आगे आने वाली इनकी जो पीढ़ी है वो रुक जाती है और संख्या में काफ़ी कमी देखी जा सकती है। काफ़ी ज़्यादा यदि कीट प्रकोप है, यानी एक हिल पे करीब 10 से जब ज़्यादा संख्या है भूरा माहो की, तो फिर रासायनिक दवा डालने की आवश्यकता है। जैसे इमिडाक्लोप्रिड है, करीब 125 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से इमिडाक्लोप्रिड का छिड़काव कर सकते हैं। इस कीट से निजात पा सकते हैं। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी हैं बेहद महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। भेड़ों के आवास एवं आहार प्रबंधन पर जानकारी। तरक्की की तस्वीर हमारी राजधानी। आते हैं यहाँ लाखों हर रोज, करते हैं समाधानों की खोज। सूबे के विकास के यहाँ होते हैं अहम फैसले। यहाँ के फैशन की चकाचौंध, लग्जरी लाइफस्टाइल के जलवे, होती है जिस पर सबकी नजर। राजधानी की हर छोटी बड़ी खबर पर। राजधानी, सोमवार से गुरुवार रात 8 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे राज्य बिहार एवं झारखंड के कुछ किसान कृषि के साथ साथ भेड़ पालन को अपनाते हैं, किंतु अधिकांश कृषक भेड़ों के आहार और आवास प्रबंधन पर ध्यान नहीं देते। इसके कारण भेड़ों की धीमी बढ़वार तथा विभिन्न प्रकार के रोगों की चपेट में आ जाते हैं। अतः भेड़ों की देखरेख और संतुलित आहार प्रबंधन कैसे करें, व्यवसाय लाभकारी बना रहे, इसकी जानकारी देने के लिए हमारे बीच उपस्थित है कृषि विज्ञान केंद्र समस्तीपुर के वैज्ञानिक डॉक्टर RK स्थाना। गर्मियों में भेड़ों का आहार एवं आवास प्रबंधन, ये विषय एक ऐसा है जो भेड़
पालकों के लिए बहुत ही अच्छा है। और चूंकि ये मौसम भेड़ें ऐसी जाती हैं जो ऊन और मांस के लिए पाली जाती है। गर्मियों में दिन का तापक्रम बढ़ोतरी की तरफ होता है और इस समय हरे चारे की कमी हो जाती है तथा चारागाह में भी घास वगैरह जो और अन्य दिनों में मिलती है वो नहीं मिल पाती है। संपूर्ण पोषण के लिए भेड़ों को गर्मियों में साइलेज अथवा दाना मिश्रण की आपूर्ति करने की आवश्यकता होती है। भेड़ों के प्रबंधन में एक और विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है मादा भेड़ों के लिए जो गर्भ धारण किए हुए रहती हैं और उनका विशेष ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले उनको हम झुंड से अलग कर देना चाहिए तथा विशेष आहार की व्यवस्था करनी चाहिए जिसमें दाना मिश्रण की आवश्यकता ज्यादा है। और इसका जो देने का मात्रा है वो इस तरह से है कि जब भेड़ें 8 से 6 सप्ताह पहले बच्चा देने के पहले हो तो उन्हें लगभग 100 ग्राम दाना मिश्रण प्रति भेड़ प्रतिदिन तथा सामान्य रूप से उनको चराई वगैरह करानी चाहिए। जब 6 से 4 सप्ताह रहे उनके बच्चा देने का तब ये दाना मिश्रण की हम जो मात्रा होती है उसको बढ़ा दी जाती है, उसको 200 ग्राम कर देते हैं और उनको जो सामान्य रूप से चराना और खिलाना होता है वो खिलाते रहना चाहिए। जब 4 से 2 सप्ताह बचे रहे बच्चा देने का तो दाना मिश्रण की मात्रा 300 ग्राम और जब 2 सप्ताह से बच्चा देने के समय तक उनको 450 ग्राम दाना मिश्रण की आवश्यकता पड़ती है। दाना मिश्रण कैसा होना चाहिए ये हम अपने जो लोकल जो हमारे आसपास जो मिल जाने वाले अवयव हैं उनसे भी हम बना सकते हैं। जैसे कि उसमें अनाज की मात्रा 40%, जिसमें मक्का है, गेहूं है, जौ है, ये लगभग 40% रखते हैं। चुकर 30% रखते हैं। मूंगफली या तीसी की खली लगभग 27%, तो 2% मिनरल मिक्सचर और नमक 1%। इस तरह से मिलाकर के हम उनका दाना मिश्रण बना सकते हैं। अथवा इसके अलावा जैसे हम लोग दाल की चुनी है या जौ है उसको हम लगभग 46% मात्रा रख सकते हैं। बाजरा या ज्वार का दाना उसको 34% रख सकते हैं। खली 17% रख सकते हैं। मिनरल मिक्सचर 2% और नमक 1%। दाना मिश्रण हम बना लेते हैं और उसको जो मैंने पहले बताया है उसके अनुसार 100 ग्राम, 200 ग्राम, 350 ग्राम, 400 ग्राम देते रहें तो भेड़ों का जो मादा भेड़ें हैं जो बच्चा देने वाली हैं उनकी आहार की पूर्ति हो जाती है। बच्चा देने के 8 से 10 सप्ताह बाद दाना की मात्रा धीरे धीरे हम लोग कम कर देते हैं और उसके बाद हम उसको दाना खत्म भी कर सकते हैं क्योंकि फिर उनको चराई पर हम लोग भेड़ों को पाल सकते हैं क्योंकि ये सबसे सुलभ और सस्ता साधन है। भेड़ों को मई जून के महीने में HS और BQ का टीका लगवा देना चाहिए। साथ ही साथ इंटेरोटॉक्सीमिया का टीका जब बच्चा देने का समय चल रहा हो उस समय इनका टीका हम लोग लगवा सकते हैं। इससे इन रोगों से इनका बचाव हो जाता है। भेड़ों का आवास प्रबंधन, भेड़ों के लिए वैसे तो किसी विशेष प्रकार के घर की आवश्यकता नहीं है। हम जो साधारण घर है उसमें ही भेड़ों का हम पालन कर सकते हैं क्योंकि इनको सिर्फ हमको जो मौसम के प्रतिकूल परिस्थितियां हैं उनसे बचाने के लिए ही हम आवास की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए किसी महंगे आवास की आवश्यकता नहीं है भेड़ों के लिए। ये भेड़ पालन का एक सबसे अच्छा चीज है कि इसमें हम बहुत महंगे आवास की आवश्यकता नहीं है। गर्मियों में जब दिन का तापक्रम अत्यधिक हो तो उन्हें सिर्फ छायादार वृक्ष के नीचे रखकर भी हम आराम करने दें और सुबह हम शाम में उसकी चराई कराई जाए तो फिर हम भेड़ को गर्मियों में आराम से रख सकते हैं। इसके अलावा यदि हमको संभव है हमारे पास साधन उपलब्ध हैं तो फूस से बने हुए आवास जो हवादार हो वहां हम उन्हें तेज धूप और गर्मी से बचा दोपहर के समय बचा के रख सकते हैं। बाकी के समय उन्हें किसी विशेष प्रकार की आवास की आवश्यकता नहीं होती है और अन्य दिनों में जाड़े वगैरह में जब हम भेड़ों को पालते हैं तो उस समय जाड़े से बचाने के लिए हमको उनको आवास देने की आवश्यकता होती है। और बाकी के समय में भेड़ें अधिक समय अपना चराई में व्यतीत करती हैं तो विशेष प्रकार की आवास की आवश्यकता नहीं पड़ती है।
अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आप द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। जिला बक्सर के कृषक धनराज, आप अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से दुधारू पशुओं को खरीदते समय उनकी उम्र की पहचान के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो धनराज जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। सर्वप्रथम पशु खरीदने से पहले जो कुछ महत्वपूर्ण पहलू हैं उस पर ध्यान देना होगा कि पशु की उम्र क्या है, आप किस उम्र के पशु खरीद रहे हैं। गन्ना आप उसके शरीर को देख करके, उसके शरीर के बनावट को देख करके और उसके दांत को देख करके, उसके दांत से आप उसकी उम्र का पता लगा सकते हैं। खास करके 2 दांत का जब पशु हो जाए तो इस समय उसको हम खरीद करते हैं। उसके बाद से उसके दूध उत्पादन, उसकी वृद्धि होती है। तो सबसे पहले उम्र का पता लगाना एक महत्वपूर्ण बात होता है, क्योंकि कभी कभी लोग अनजाने में उम्र दराज पशु खरीद लेते हैं जिससे उसे दूध देने की क्षमता कम रहती है। इसके अलावा पशु के शरीर के ऊपर किस तरह का उसका बनावट है और किस नस्ल की पहचान है। आप जिस अच्छे नस्ल की गाय जो खास करके अपने इस वातावरण में जो अच्छे ढंग से अपने वातावरण में गर्मी को बर्दाश्त करने की जिसकी क्षमता हो, उस तरह के नस्ल को रखना चाहिए। और उसके लिए उस नस्ल की पहचान जो खास करके आप लेना चाहते हैं, उस नस्ल की पहचान आप किसी पशु चिकित्सक के सलाह से या उनके देखरेख में आप इसके गाय को खरीदें। इसके अलावा पशु में बीमारी के बारे में खास करके कुछ ऐसे पहलू हैं जिसको देख करके हम पता कर सकते हैं कि ये पशु कहीं किसी बीमारी से तो ग्रसित नहीं है। जैसे कि पशु के शरीर के जो बाल हैं वो चमकीले नजर आना चाहिए। उसके शरीर के पीछे वाले भाग को देख करके हम पता कर सकते हैं। गाय को चलने में, उठने और बैठने में पशु को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इससे पता चलेगा कि उसके पैर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो दुधारू पशु जो आप दूध के लिए पालन करेंगे उसमें उसके थन की पहचान, खास करके जब हम गाय रखते हैं तो उसके दूध उत्पादन के लिए उसके थन का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। और इसके लिए आप देखेंगे कि थन में किसी प्रकार का सूजन तो नहीं है या फिर गाय दूध गाड़ते समय पैर से मारती तो नहीं है। एक स्वस्थ जो थन होंगे गाय के, बड़े छोटे नहीं होंगे, एक ही आकार के होंगे और वो मुलायम होंगे। इसके अलावा कुछ और भी पहचान है, खास करके शरीर के त्वचा के ऊपर किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन वगैरह हो जिससे शरीर का खुजली करने की जो एक प्रक्रिया होती है पशुओं में वो ना हो, कहीं से बाल वहां से नहीं गिरे हो। उसको देखना चाहिए कि उसके नाक के ऊपर जो जगह है वहां पे ओस की बूंद की तरह पानी उस पर नजर आना चाहिए। इससे लगेगा कि गाय में जो शारीरिक तापमान है वो सही रूप में है और उसमें किसी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं है। इसके अलावा लाल लील रंग अगर आंख में दिखाई पड़ता है तो ये एक स्वस्थ पशु की निशानी है। इससे ज्यादा अगर बहुत ज्यादा लाल रंग का आंख दिखाई पड़ता हो तो उसे जानवर में हम समझ सकते हैं कि किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन है। तो इन सब बिंदुओं को देख करके हम एक स्वस्थ पशु की पहचान करेंगे। जिला रांची के कृषक सुरेश कुमार, आप अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से खरबूजा की फसल में किए जाने वाले समसामयिक कार्यों के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो सुरेश कुमार जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। आज हम लोग चर्चा करेंगे खरबूज की खेती पर। रोपाई करने के बाद उसको ठीक जब लगभग 10 से 15 से 20 दिन का हो जाता है तो उसमें कुछ पत्तियां आने लगती हैं। उसके बाद जैसे ही हमारा ये स्टेज 15 डेज का हो गया तो उसमें हल्की फुल्की जो छेद जो है उसमें कुछ घासें हो जाती है। उस घास को हम लोग टोटल निकवन करवा लेते हैं। निकवन करवाने के बाद उसमें पुनः फिर से कोई भी जाइम जो है, धनजाइम हो गया, बायोजाइम हो गया और फुराडॉन जो कि हर तरह का कीड़ा में और विल्टिंग में इस तरह से उसमें काम आता है, जो कि दानेदार के रूप में रहता है, उसी छेदा में हल्का हल्का डाल करके 1 एकड़ में 5 केजी हम जाइम दे दिए और 5 केजी फुराडॉन दे दिए। दोनों मिला करके हम डालते चले गए तो उसका मेन स्टेम जो उसमें हर तरफ से डालियां फेंकना शुरू कर देती है। तो उसका जो मेन स्टेम होता है, मेन जो लत्तर होता है मेन वाला, उसको हम लोग को उसमें प्रूनिंग कर देना पड़ता है कटर से या तो फिर ब्लेड से या जो भी साधन आपको सुविधाजनक हो उससे हम लोग उसको प्रूनिंग कर देते हैं। वो प्रूनिंग करने के साथ साथ हमको उसमें ब्लू कॉपर और प्लांटोमाइसिन का घोल बना करके 5 ग्राम के हिसाब से ब्लू कॉपर, 30 लीटर के हिसाब से
6 ग्राम का हम कोई भी एंटीबायोटिक जो आता है उसको हम लोग प्लांटोमाइसिन आता है, प्लांटोमाइसिन को घोल करके उसमें हम लोग ट्रीटमेंट करते जाते हैं ताकि उसमें हमारा कोई भी रोग जो है फैले नहीं। तो ये लगभग आपका 1 महीना चलता है। ऑल्टरनेट डेज चलाइएगा तो लगभग 15 दिन चलेगा। 0050 और 1261 उसमें अगर आपको लग रहा है कि कुछ पौधा का ग्रोथ का कमी है या हरियाली कमी है तो उस स्टेज में आप 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ऑल्टरनेट डेज में आप यूरिया भी चला सकते हैं। ये आपको प्लांट का स्टेज को देखते हुए। ये हुआ जनरल प्रैक्टिस आपका फर्टिगेशन का। हम लोग नेक्स्ट स्टेज में जैसे फ्लावरिंग वगैरह 30 डेज में स्टार्ट हो जाता है, फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाता है, जो कि फ्रूटिंग पकड़ने लगता है, कीड़ा का अटैक होता है, जो कि एमिनो एसिड होता है जो कि फ्रूटिंग में मददगार होता है या फ्लावर को या फ्रूटिंग को ड्रॉप होने नहीं देता है वो। तो उस चीज़ को हम करेंगे तो हमारा फ्रूट का परसेंटेज भी बढ़ जाता है 10-15%, 20%। इन जनरल में अगर ये प्रैक्टिस किया जाए 2 ml के हिसाब से एमिनो एसिड डाल देते हैं और उसके साथ में हमको बाकी कोई जाइम वगैरह कुछ भी नहीं देना पड़ता है। और उसमें हम लोग एक एग्रोमिन मैक्स जो माइक्रोन्यूट्रेंट है उसको भी ऐड करके आपसे 80 के साथ में मिला करके सभी को हम लोग मिला करके स्प्रे कर देते हैं। एक ही बार में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। खरबूजा में नेटिंग फॉर्म होता है, जितना नेटिंग फॉर्म होगा उतना ही आपका मिठास होगा। यानी कि अगर कहीं कहीं पर होता क्या है कि नेटिंग बनता नहीं है लेकिन फ्रूट जो है पकने लगता है, तो उस स्टेज में हमको फॉलियर स्प्रे में 0050 का स्प्रे करना बहुत ज़रूरी है। और साथ में कोई भी टॉनिक हमको जाइम मिले उसको हम स्प्रे कर देंगे। समझते हैं आपको बहुत अच्छी उत्पादन मिलेगी, हमको अच्छा उत्पादन मिल रहा है और उम्मीद करता हूँ कि आपको भी अगर आप खरबूजा लगाए हैं तो आपको भी इस प्रैक्टिस करने से आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। तो अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अजोला उत्पादन तकनीक, बूंद बूंद एवं फव्वारा सिंचाई पद्धति पर जानकारी। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का ये कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधी समस्या और उनके सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ईटीवी बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है annadatabihar@etv.co.in। इसके अलावा आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-425-4085 पर दोपहर 2 से 3 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार।